तो वेलकम बैक गाइस, पॉलिटी प्रभा के इस मैराथन सेशन 7 में आप सबका स्वागत है। तो अब आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स जो है बड़े कैजुअली इसको ट्रीट करते हैं, और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 ए, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये सिर्फ कोई लिस्ट है, कुछ 8 10 12 चीज़ें हैं जिनके आपने लिस्ट बना दी, 12 ड्यूटीज़ हैं, इनका रट्टा मारो और फिर चलते बनो। ये अप्रोच बिल्कुल मेरे हिसाब से आप लोगों की गलत है। रीजन भी कि लुक, यूपीएससी ने ऑल दो डायरेक्टली आपके सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, और उसमें उन्होंने लिस्ट डाउन करी है और उसके बाद में आपसे पूछा है। उसके बाद एक बार इन्होंने ये पूछा कि वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी। अब वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन ये लिस्ट याद करने से आपको याद नहीं होगी। दूसरी बात, जो डीपीएसपी के फंडामेंटल ड्यूटीज के जो ऑप्शंस उन्होंने दिए थे वो इतने ट्रिवियल थे कि अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं समझा है ना और खाली रट्टा मारा है तो 101% आप डीपीएसपी का जो एक आधा आर्टिकल उन्होंने उसमें डाला था, आप कुछ ना कुछ चूज करके आते कि यार ये फंडामेंटल राइट ड्यूटीज में लिखा हो। तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, हमें हिस्ट्री समझनी है, और हमें उसके साथ साथ उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी चाहिए होगा। अच्छा, एक और रीजन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल को रेज करती है कि जो आपके डेमोक्रेसी का ना कोर है। अब वो क्या है? वो ये कहते हैं कि एक लिबरल डेमोक्रेसी जो होती है उसमें क्या सिर्फ राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज की नहीं होती। ये एक लिबरल आपके जो डेमोक्रेसी है उसका ये कोर फीचर है भाई, लिबर्टी विल फोकस मोर ऑन राइट्स रादर देन ड्यूटीज। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटीज क्यों है भाई? अब क्या राइट्स और ड्यूटीज जो है वो आपके एक ही रिलेशनशिप के, या मतलब जो एक कॉइन होता है ना, रिलेशनशिप का जो कॉइन होता है उसके एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, या एक ये अथॉरिटेरियन इम्पल्स था जो फिर इमरजेंसी के दौरान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको घुसा दिया गया? क्या था ऐसा? तो अब यूपीएससी ये चाहते हैं कि आप इस डेप्थ को समझो। अंडरस्टूड? तो देखो, सबसे पहला जो सवाल हमारे बीच आता है वो तो ये आता है कि ओरिजिनल 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं थी? भाई क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिमाग में नहीं आया था कि हम ऐसा कुछ रख ले? तो बिल्कुल आया था सर, डेलिबरेटली इसको एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है ना, डेलिबरेटली इसको उन्होंने छोड़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके कुछ मेंबर्स ने क्या करा था कि ड्यूटीज के प्रोविजंस को इंक्लूड करने की बात रखी। उन्होंने डिमांड करी कि भाई इसको आप इंक्लूड करो, फंडामेंटल राइट के साथ साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी दो। बट मेजोरिटी का व्यू ये था कि यार ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन करना एक जरूरी नहीं समझते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो नेचुरली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। भाई अगर आपको स्पीच का राइट है तो फिर आपकी ये ड्यूटी भी है कि दूसरों की आप जो स्पीच है उसकी आप रिस्पेक्ट करो। भाई ड्यूटीज जो है वो राइट से ही तो इम्प्लाइड है, वो ये कहते थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ड्यूटीज को किसी लीगल डॉक्यूमेंट में डालना और फिर बाद में उन्हें नॉन जस्टिसिएबल रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। भाई अगर आप उस चीज को एनफोर्स ही नहीं कर सकते तो फिर लिखने का क्या फायदा? तो ये क्या होगा? मॉरल एक्सटॉर्शन होगी और कुछ नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई मॉरल टेक्स्ट बुक थोड़ी लिखी है आपने। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, वो ये बोलते हैं कि यार हमारी सोसाइटी में राइट्स जो है वो इतनी ज्यादा वायलेटेड होती है, इतनी ज्यादा वायलेट होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइमरी फोकस है ना वो राइट्स प्रोटेक्शन होना चाहिए। ड्यूटीज एनफोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है सीधा। भाई आप लोग सड़क पे हेलमेट पहन के चलो, ये एक तरीके से ये ड्यूटी है आपकी कि भाई सड़क पे आप जो है, कानून बनाया गया है, अब उस लॉ को पालन कराना, उस ड्यूटी को फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जितनी वो स्टेट की ड्यूटी। मैं कहता हूँ लॉ स्ट्रिंजेंट इतना कर दो ना, आप लॉ को इतना फुल प्रूफ बना दो कि कोई भी व्यक्ति ये सोचने से ही डर ले
कि यार मैं अगर हेलमेट पहन के नहीं गया तो पुलिस मेरा चालान कर देगी। मेरे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं फलाने आदमी का फोन करा दूंगा या मैं 100 का नोट दे दूंगा तो वो पुलिस वाला मुझे छोड़ देगा। उसके दिमाग में सिंपल सी एक चीज होनी चाहिए कि भाई अगर मैं बिना हेलमेट के गया 10,000 रुपये चालान है, मेरे को 10,000 भरने पड़ेंगे, दूसरा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब भले चाहे मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, ऑटोमेटिक सी बात है, आप ड्यूटी फॉलो करने लग जाओगे। तो 1950 में डेलिबरेटली आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको बाहर रखा गया। अब फिर इनको साहब 1976 के अंदर लाया गया। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी एंट्री थी। 1976 में इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी लगाई गई, तो उस समय पे आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो, क्योंकि इसमें आपने इतने सारे चेंजेस किए कि आपने कह दिया अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसी के अंदर आपने आर्टिकल 51A ऐड किया और पार्ट 4A को बनाया। स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई थी और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपने जो है इसको लागू किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आपके चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह, जो बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर थे। और कमेटी का ये मैंडेट था, जो कमेटी को मैंडेट दिया गया था कि आप ये सजेस्ट करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो कमेटी ने बड़ा स्पेसिफिकली ये रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का एक चैप्टर तो होना ही चाहिए। और उसको आप कहाँ से इंस्पायर्ड रहे हो? आप इंस्पायर्ड हो रहे हो यूएसएसआर से, जहाँ पे क्या था, आपके राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी क्या थी, क्लियरली लिस्टेड थी। तो अब हमारी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है इसकी? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। 1976 में भाई आपके इमरजेंसी अपने पीक पे थी, अपोजिशन पूरा जेल में है, कांग्रेस के पास लोकसभा में आपकी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या था, बड़ा ट्रिवियल था न्यूमेरिकली। तो भाई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक नैरेटिव टूल था। भाई गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन और नेशनल यूनिटी की बात करना चाहती थी, और वो भी किस समय पे, जब आपके डिसेंट को ही क्रश किया जा रहा हो, जब आपने राइट्स पर क्रैकडाउन कर रखा हो, जब ड्यूटीज का सॉरी जब आपके मतलब राइट्स को आपने खत्म कर दिया है, अपोजिशन आपका जेल में। तो डिसेंट कौन कर रहा था? बेसिकली आपकी प्रेस और एक आपका अपोजिशन, दोनों जेल में, या तो बंद है या फिर जेल में। राइट्स आपके बिल्कुल आप खत्म कर चुके हो। तो उस समय पे फिर जो ये आपके ड्यूटीज था, ये इसका जो ये इन्होंने क्या एम्फेसिस दिया इन ड्यूटीज को डालने पे, कि उन्होंने एक उसको प्रोपेगेंडा टूल बना दिया। लेकिन अब अगर मैं इसको दूसरे एंगल से सोच के देखूं, भाई ठीक है, ये तो मैंने उस हिसाब से सोच लिया कि इमरजेंसी थी, आपको प्रोपेगेंडा करना था। लेकिन अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक फेयर रीडिंग करूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यार ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये जेन्युइनली बड़ा इंपॉर्टेंट है? भाई किसी भी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की थी, कॉन्सेप्ट की थोड़ी थी। और आप क्या कह रहे थे, ड्यूटीज कौन इन्फोर्स कराए? स्टेट कराए, तो करा रही नहीं स्टेट अब। अंडरस्टूड? तो दोनों चीज हो सकती है इसके अंदर। बी आर अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं कि इट वॉज द राइट ऑफ द और द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक सिटीजन फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ओरिजिनली आपके जो है इन्होंने 10 ड्यूटीज की बात करी थी, और उसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने एक 11th ड्यूटी इसके अंदर ऐड करी है। आज की तारीख में आपके पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ओरिजिनली आप सब ध्यान रखो 10 हैं, 11वीं आपकी जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट के साथ आपने जोड़ी है। तो अब हम एक एक ड्यूटी को देखते हैं, और खाली लिस्ट नहीं देखनी है हमारी ड्यूटी के पीछे जो रैशनल है उसका, कि भाई किस वजह से आपने उसको बनाया, जो इंटरप्रिटेशन है उसका, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस अप्रोच से इसको पढ़ोगे, तो जो लोग सिर्फ बेयरली आपके लिस्ट याद कर लेते हैं, उनसे आप थोड़े बेटर हो जाओगे, है ना, सवाल सॉल्व करने में। तो 51A के, भाई 51A तो पढ़ा नहीं, सब क्लॉज ए से हम चालू करते हैं। ये कहता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पालन करे, उसके जो भी आइडियल्स हैं, उसका जो नेशनल फ्लैग है,
जो उसका नेशनल आपका ये क्या बोलते हैं सॉन्ग है, उन सब को वो रिस्पेक्ट करे। अब ये ड्यूटी जो थी ये आपकी डायरेक्टली पॉलिटिकल आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। कैसे? भाई देखो, एक रिपब्लिक में जहाँ जो लोग हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाते हैं, तो उनकी पहली ड्यूटी क्या है कि उस डॉक्यूमेंट को रिस्पेक्ट करो। भाई जो तुमने बनाया है, भाई जो मैंने नोट्स लिखे हैं उनको मैं तो रिस्पेक्ट करूंगा यार। अगर मेरे नोट्स पे मुझे ही भरोसा नहीं है, मुझे ही अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप तो क्या ही कर लोगे फिर? भाई अगर मैंने आज आपको मान लीजिए इस मैराथन सेशन के नोट्स दिए और मुझे खुद नहीं पढ़ना है उस चीज को, मुझे पता है कि बकवास घटिया नोट्स है, फिर आप लोग क्यों पढ़ोगे उस चीज को? तो पहली तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं उसको फुल प्रूफ करूं, मैं उसको रिस्पेक्ट करना चालू करूं। और मैं रिस्पेक्ट कब करूंगा? जब उसमें कंटेंट होगा, ऑब्वियसली। तो नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हम पहले भी पढ़ के आए थे जब हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नेशनल फ्लैग को वॉलेंटरली फ्लाई करना एक आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन साथ के साथ 51A का क्लॉज ए क्या कहता है कि जो फ्लैग है उसका आपको रिस्पेक्ट करना है, ये आपकी ड्यूटी भी है। भाई झंडा फहरा तो लिया तुमने, पर बाद में उस झंडे को जिस तरीके से हम समेट के रखते हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गधों की तरह जो तुम खरीद लेते हो ना ये लोग बाग, वो गाड़ी के आगे झंडा लगा के, मोटरसाइकिल के आगे बड़ा सा झंडा लगा के बेवकूफों की तरह फिर उसको सड़क पे फेंका मिलता है, वो फिर ये दिखाता है कि भाई कितनी बुद्धि का स्तर तुम्हारा है। तो आज के बाद अगर पता हो कि झंडा कैसे रखा जाता है, झंडा कैसे समेटा जाता है, झंडा कैसे रखा जाता है, तो झंडा खरीदो, वरना रहने दो, ऐसे ही देशभक्ति दिखा लो। तो अब आपका 51A क्या कह रहा है कि रिस्पेक्ट करो किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किसको करोगे? नेशनल फ्लैग को और नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गान। ठीक है। 51A का बी क्लॉज ये कहता है कि राष्ट्रीय जो आपके ये स्वतंत्रता से जो आंदोलन हुआ था, मतलब आपका जो ये नेशनल मूवमेंट हुआ था, इनके जो आदर्श है ना, इनको आपको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो दी नेशनल फ्रीडम, जो आपकी स्ट्रगल है, इसके आइडियल्स को। अब ये ड्यूटी जो थी ये हमारे फाउंडिंग फादर की वैल्यूज, जो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन सब की जो वैल्यूज उन्होंने आपको दी, या जो वैल्यूज उनके पास थी, जैसे नॉन वायलेंस हो गया, कम्युनल हार्मनी हो गई, सोशल रिफॉर्म्स हो गया, इन सब चीज़ों को वो प्रिजर्व करने की बात करता है। भाई प्रैक्टिकली ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन क्या कोर्ट्स ने इसे इंटरप्रेट नहीं किया है कि भाई अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई गवर्नमेंट एक्शन है और वो इन पर्टिकुलर चीज़ों के अगेंस्ट जाता है, तो फिर क्या एक ये रिलेवेंट कंसिडरेशन नहीं बन जाती है उस पर्टिकुलर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड करने के लिए? तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं आपके, उनको फॉलो करना है। ठीक है। अब क्लॉज सी ये कहता है कि भाई भारत की जो आपकी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है। क्या करना है? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, इन तीनों चीज को प्रोटेक्ट भी करोगे और अपहोल्ड भी करोगे। भाई आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा थोड़ी करेगा आकर के। भाई आपके माता पिता की सेवा है तो वो आप ही करोगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। अंडरस्टूड सा लॉजिक है। ये जो आर्टिकल है आपका, ये जो सब क्लॉज है, ये आपके जो ये यूएपीए जैसे कानून नहीं है जो हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह के लिए, इनके लिए इनकी बैकलॉगिंग इस पर्टिकुलर ड्यूटी से भी आपके आती है। भाई अगर मान लो कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रही है तो क्या वो इस ड्यूटी का वायलेशन नहीं है? तो क्या लॉ इसीलिए उस चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता? भाई आपने उमर खालिद को या वो सरजील इमाम जो है उसको आपने यूएपीए और एनएसए के अंदर जो जमानत आप नहीं दे रहे हो, तो क्या वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे थे यार? भाई जब वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिस देश की जो यूनिटी है उसको तोड़ने की बात करते हैं, देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट बात करते हैं कि चिकन नेक को ऐसे तोड़ दो, बांग्लादेश की आर्मी घुसा दो, ना चाइना की आर्मी घुसा दो, मजाक थोड़ी लग रही है।
बस उसको फ्री में पैसा दे दो, स्कॉलरशिप दे दो, जेएनयू में पढ़ा दो। भाई पहली बात तो माइनॉरिटी कोटे से आ गया, फिर उसके बाद आपने उसको पैसा भी दे दिया, फिर आपने उसको जेएनयू जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा दिया, मेरे जैसा आदमी उसको टैक्स पे कर रहा है उसके फीस के लिए, और फिर उसके बाद में वो भाई साहब बैठ के क्या बात करे, देश तोड़ दो या फिर आपके चिकन नेक को तोड़ दो, तो भाई ये फिर गलत है। ये मेरे पैसों के साथ भी तो आप गलत कर रहे हो ना एज अ टैक्स पेड सिटीजन। भाई तुम्हारे सिर्फ राइट ही राइट है, सिर्फ भीख मांगोगे ही, कुछ दोगे नहीं कभी देश को। भाई इस देश में लोगों को ये बहुत जल्दी समझना पड़ेगा कि सिर्फ देश से लेना ही नहीं है, देश को देना भी जरूरी है। जब 2014 में आप स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान चलाने आपको पड़ जाते हैं, जब आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ती है, जब आपको टॉयलेट्स बनाने पड़ते हैं लाल किले से बैठ के 2014 में एज प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि आपका देश किस स्थिति में है। 51 का सब क्लॉज डी देखते हैं, और ये कहता है कि जो देश की जो आपकी सुरक्षा है, जो रक्षा है, इसको आपको करनी है। यू हैव टू ensure the security of the state, and if it necessary, तो you have to provide the national service too। प्रोटेक्ट तो करना ही है, साथ में नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है अगर देश आपसे मांगता है। ये कंपल्सरीली जो मिलिट्री सर्विस होती है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के रूप में आपके यूज हो सकती है भाई, अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहे तो। अभी इंडिया में वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अगर 51A का सब क्लॉज डी और वही आर्टिकल 23 का क्लॉज 2, अगर इसके कॉम्बिनेशन से आप चाहो तो आप डेफिनेटली कंपल्सरीली नेशनल सर्विस को थियोरिटिकली पॉसिबल बना सकते हो। अब आ जाओ 51A के ई पे। ये कहता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी से ऊपर उठ के हम जो भारत के लोग हैं, उन लोगों में हार्मनी और जो हमारा भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, उसको प्रमोट करना है। और जो वुमेन्स है, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट जो कुछ भी प्रैक्टिस चल रही है, उन सबको हमें छोड़ना है। अब ये जो आपकी ड्यूटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ये आपकी कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिफॉर्म्स, इन सब चीजों की बात करती है। कोर्ट्स जो होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में आर्टिकल 51A सब क्लॉज ई को बड़ा साइट करते हैं कि यार महिलाओं की जो डिग्निटी है ना, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का पार्ट है। वो राइट वाइट छोड़ दो, ये इट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। अब आ जाओ 51A के एफ पे। वो ये कहता है कि हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी जो एक लेगेसी है, उसको आपको वैल्यू करना है, उसको आपको प्रिजर्व करना है। अब ये जो कंपोजिट कल्चर वर्ड यूज कर दिया ना इन्होंने यहाँ पर, ये बड़ा इन्होंने डेलिबरेटली इस फ्रेज को यूज किया है। भाई इंडिया की जो कल्चर है वो कैसी है, वो कोई एक पर्टिकुलर चीज पे तो टिकी नहीं है कि भाई सिर्फ मान लीजिए हिंदू संस्कृति है या फिर कोई इस्लामिक संस्कृति है, नहीं है ना। ये एक सेंचुरीज ओल्ड ब्लेंडिंग है, गंगा जमुनी तहजीब जिसकी आप लोग बात करते हो। तो ये जो ड्यूटी है, ये कल्चरल वेंडलिज्म के अगेंस्ट है। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उससे मतलब नहीं है, बट किसको अपोज करती है ये आपके अपोज करती है सर इस चीज को, कल्चरल वेंडलिज्म को। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऑल्दो इट इज अ प्रीलिम्स एग्जाम, बट आप इनको ध्यान में रखो, आपके मेंस में बड़े काम आएंगे आंसर राइटिंग में। ये आपके आंसर को बड़ा डिफरेंट बना देंगे ना, कल्चरल वेंडलिज्म, इस तरह के वर्ड्स का आप यूज करोगे। अब आ जाओ सब क्लॉज जी पे। ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है आपका, अब ये आपको लिस्ट ध्यान रखनी है क्योंकि आपके डीपीएस में पढ़ेंगे हम लोग। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, सॉरी, इन चीजों को आपको प्रोटेक्ट भी करना है, उसके अलावा इंप्रूव करना है, और लिविंग क्रीचर्स जो है आपके, उनके लिए इसके अंदर आपको कंपैशन बना के रखना है। भाई एनवायरमेंट लॉ के जो डेवलपमेंट्स हैं, उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यूटी, बड़ा रोल प्ले करती है। भाई एमसी मेहता वर्सेस इंडिया के जो केसेस है, सीरीज ऑफ केसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा।
बाय राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ स्टेट की ड्यूटी नहीं है, वो सिटीजन की भी ड्यूटी है। बट PIL पिटीशंस में जो सिटीजन्स होते हैं वो रेगुलरली 51A सब क्लॉज जी को साइड करते हैं टू शो देयर लोकस स्टैंड कि यार हम इस एनवायरनमेंट के गार्जियन हैं, इसीलिए हम ये पिटीशन लेकर के आ रहे हैं। भाई PIL में क्या कहता है, कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं, उसके आसपास की भी अगर कोई पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, तो वो भी केस फाइल कर सकती है। तो मान लीजिए कोई मेरे घर के पास में फैक्ट्री चल रही है और वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रही है। अब ऑल्दो मैं उससे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बट मैं केस डाल सकता हूँ PIL के थ्रू, क्योंकि भाई मेरी भी तो उसके अंदर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को वो हर्ट कर रही है ना चीज़। और 51AG में तो बोल ही दिया है कि भाई आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एज सिटीजन मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अब फिर सिटीजन हूँ तो मैं इस देश का सिटीजन हूँ, तो अब मैं प्रोटेक्ट तो फिर पूरे देश में ही करूंगा ना उसको। ये थोड़ी कि साहब मैं यहाँ रहता हूँ तो ये प्रोटेक्ट करूंगा, मतलब मैं मेरे घर से बाहर चला गया तो फिर मैं कुछ भी करूँ, पेड़ काट सकता हूँ फिर तो मैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर मैं प्रोटेक्ट तो सारे देश में ही करूंगा उसको। तो इसलिए लोकस स्टैंडाई को स्ट्रॉन्ग बना देती है चीज आपकी। सब क्लॉज H जो है आपका, वो ये कहता है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, ह्यूमैनिज्म है, और इंक्वायरी और जो रिफॉर्म की जो स्पिरिट है उसको डेवलप करना है आपको। मतलब इट इज द स्टेटमेंट अगेंस्ट द सुपरस्टिशन एंड अ ब्लाइंड फेथ। सॉरी, क्या है ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है इन अगेंस्ट टू द प्रैक्टिसेस ऑफ द ड्यूटी to the practices and make your duty to oppose the superstition की practices and आपके ये क्या बोलते हैं ब्लाइंड फेथ को खत्म करना है, अंधविश्वास और ये सुपरस्टिशन जो होता है आपका, ये आप लोग ये तांत्रिक फांत्रिक टाइप चीजों में बिलीव करते हो। एक बड़ा सारा एक्ट है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड एगोरी प्रैक्टिसेस एक्ट। अब ये लॉज क्या है, इनका जो फिलोसॉफिकल बैकिंग है वो आपके इस सब क्लॉज H से आती है। ये जो ड्यूटी है ना आपकी, ये एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी रिलेवेंट है। भाई एक बात बताओ मुझे, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, इन सब को आपको प्रमोट करना है, लेकिन इसकी आपकी मैंडेट कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो H क्लॉज में आती है। बेसिकली हम रेनिसा की बात करते हैं ना इसके अंदर, वो रेनिसा में आपके क्या हुआ था, वही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया आपने, ह्यूमनिज्म की बात करी, इंक्वायरी, रिफॉर्म्स, इन सब की चीजों की बात करी थी आपने, और वही आप अब कराना चाह रहे हो। लेकिन जिस तरह की आपकी ये रील वाली यूथ है, मुश्किल है ये सब होना, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो याद करता है क्या, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद कर लो, शेड्यूल से आपके UPSC के लिए बड़ा जरूरी है। सब क्लॉज आई पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट दी पब्लिक प्रॉपर्टी, और आपको वायलेंस नहीं करना है, इन दो चीजों से आपको बचना है। आपको एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी बचानी है, प्रोटेक्ट करनी है, और दूसरा है वायलेंस वायलेंस की गतिविधियों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये जो आप प्रोटेस्ट जब होते हैं और ये जो आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करते हो, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये 51AI का धज्जियां उड़ानी है। ये कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन कर दी है तो फिर ये ड्यूटी का वायलेशन है, और यहाँ सरकार चाहे तो फिर आपसे करवा सकती है। ऑल्दो दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल, बट स्टिल इफ गवर्नमेंट वांट्स, इस बेसिस पे जाकर के वो आपको कर सकती है। और इन लोगों को मैं कहता हूँ देश से बाहर निकाल दो, ये जो तोड़ फोड़ मचाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में। और अब आते हैं आखिरी 10वीं ड्यूटी पे। भाई 11वीं तो 86 पढ़ेंगे ना पहले, फिर पढ़ेंगे 11वीं ड्यूटी पे। तो 10वीं ड्यूटी क्या कहती है आप, वो ये कहती है कि जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी है, ये सभी स्फेयर्स में आपको एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करवाए, और उस वजह से क्या होगा कि जो आपका नेशन है वो कॉन्टिन्यूसली एक हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स की तरफ जाएगा। इट वॉज एन वेरी एस्पिरेशनल ड्यूटी सर, इसका कोई स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसका मोटा मोटी स्पिरिट ये है कि भाई आप मीडियोक्रिटी से जो है ना, वो मतलब उससे कंटेंट मत,
आप बात करो एक्सेलेंस परस्यू की, समझ रहे हो बात को, मीडियोक्रिटी वाली तरफ बात मत करो, आप बात करो एक्सीलेंस को परस्यू करने की। भाई ये कह रहा है कि आपको हर स्फेयर में, वेदर इट इज अ पब्लिक स्फेयर और अ प्राइवेट स्फेयर, आपको नॉट ओनली इंडिविजुअल या कलेक्टिव, आपको दोनों में इंडिविजुअल कलेक्टिविटी भी और उसके साथ सॉरी इंडिविजुअल एक्सीलेंस भी और कलेक्टिव एक्सीलेंस भी, इन दोनों चीजों को आपको जो है प्रमोट करना है, ताकि आपका जो नेशन है वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। भाई देखो, एक व्यक्ति को आपने पढ़ाया लिखाया और एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल्स को आपने पढ़ाया लिखाया, तो जो सिंगल आदमी को आप पढ़ा रहे हो वो क्या करेगा, वो पढ़ लिख के क्या करेगा, नौकरी करेगा, इनोवेशन करेगा, कुछ ना देश की प्रगति में हाथ देगा। ग्रुप, अगर आप कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी बढ़ाओगे, भाई उसके अंदर आपने मान लो टीम लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया, एक आदमी को आपने एमबीए करवा दी और आपने उसको ये समझा दिया कि भाई मेरे पास ये सामान है, इसको बेचना है, अगर इसको आप कंटिन्यू बेचते हो तो आपके देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, ये आपने उसको सिखा दिया एमबीए के अंदर। लेकिन आप उसको ये सिखाना भूल गए कि भाई आप अकेले तो काम करोगे नहीं, आप पूरी एक टीम के साथ काम करोगे ऑफिस के अंदर। अब वो व्यक्ति खुद से तो पढ़ लिख जाए, लेकिन उसके अंदर ये वैल्यू डेवलप हो जाए कि सिर्फ मैं बढ़ू, बाकी जो मेरे साथ 10-12 लोग बैठे हैं इस टीम में, इन सबको मैं बर्बाद कर दूं, तो फिर क्या वो चीज स्ट्राइव कर पाएगी? नहीं होगा, कंपनी ताला लगा के बंद हो जाएगी। और क्या होगा इसके अलावा? तो वो कह रहा है वो इंडिविजुअल जो आपका एक्सीलेंस है उसकी तो बात करो ही करो, लेकिन साथ साथ कलेक्टिव एक्सीलेंस की भी बात करो। समझ गए? अब आ जाओ साहब 86 अमेंडमेंट एक्ट की जो 11th ड्यूटी आपने ऐड करी है, दैट इज सब क्लॉज के ऑफ द 51A। ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप पेरेंट हो या आप गार्जियन हो, कोई भी हो, तो 6 से 14 साल के बच्चे को जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज है ये आपको प्रोवाइड करनी है। और ये आर्टिकल जो 21A है सर आपका, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन है, जिसमें एक तरफ स्टेट की ड्यूटी है कि आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, तो वहीं दूसरी तरफ ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना है। वो मिड डे में स्कूल में चलाऊंगा, खाना मैं बच्चों को दूंगा, स्टेट कहती है ये बात, मैं बच्चों को फ्री में स्कूल जो है आपके ड्रेसेस दूंगा, पढ़ाई के लिए जो है किताबें दूंगा, उसको बैग दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी देंगे, अगर बहुत अच्छी बात होगी बड़े बच्चे जो आ जाएंगे तो उनको लैपटॉप भी देंगे, स्कूटी भी देंगे, एवरी सिंगल थिंग वी विल गिव देम। बट स्कूल तो भेजो, अगर स्कूल भेजोगे तभी तो देंगे उसको ये सब। सिर्फ आप उसको मिड डे मील स्कूल में खाना खाने भेज दो तो फिर आप क्या करते हो, अपनी ड्यूटी का वायलेशन करते हो। तो आई होप सो कि ये पूरे 11 आपको आर्टिकल्स जो सब क्लॉजेज हैं इसके वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं उस कमिटी के बारे में, जस्टिस JS वर्मा कमिटी, विच इज जस्टिस JS वर्मा। 1919 में आपके जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड CJI थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई और उन्होंने उस कमेटी को ये मैंडेट दिया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको आप ऑपरेशनलाइज करने के लिए क्या तो लेजिस्लेटिव और क्या ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप ले सकते हो, ये आप हमारे को बता दो। क्या करना था आपको? ऑपरेशनलाइज करवाना था। ऑपरेशनलाइज में कैसे करवाऊं इस ड्यूटीज को, वो आप हमें बता दो। तो इसके लिए हम लेजिस्लेटिवली क्या स्टेप ले सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं। तो अब कमिटी ने साहब कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ फाइंडिंग्स दी। तो पहली फाइंडिंग तो उन्होंने ये दी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनमें तो कुछ एक्सटेंट तक वो रिफ्लेक्टेड है। जैसे आपके प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 51A के जो वेरियस ड्यूटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं। तो अब इसके लिए कंप्लीटली नया लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है वो बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना किसी एक्ट से वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा खाली। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि उसको डबल या रिपीटेड करने की जगह पे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हीं को आप स्ट्रेंथन कर दो। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी नॉन जस्टिसिएबल हैं, अब
नॉन जस्टिसिएबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। भाई कोर्ट जो है वो लेजिस्लेशन को जब भी आपके इंटरप्रेट करे, भाई किसी भी लेजिस्लेशन को वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो उस वक्त वो ये ध्यान में रखे कि फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की भी कोई चीज है। और अगर मान लो आपके पास दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, भाई दो इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो मान लीजिए किसी कानून के या किसी चीज के बारे में, तो आप उस इंटरप्रिटेशन को चूज करो जो फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसिस्टेंट हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो ड्यूटीज हैं उनको आपको स्कूल के करिकुलम में इंटीग्रेट करना चाहिए इन फॉर्म्स ऑफ सिविक एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। सिर्फ लीगल प्रोविजंस काफी नहीं है, एक कल्चरल इंटरनाइजेशन जरूरी है। समझ रहे हो बात को? चौथी फाइंडिंग ये थी कि वो सारे प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट ने रंगानाथ मिश्रा एक कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई गई थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में जिस जिसको उन्होंने रिलेवेंट माना, जहां पे उन्होंने माइनॉरिटीज के राइट्स और मेजॉरिटी की ड्यूटीज में कुछ बैलेंस क्रिएट किया है, ये बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया था, तो उसकी भी इन्होंने बात करी थी। उसके बाद में वर्मा कमेटी ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने ये कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो एक दूसरे के को रिलेटिव्स हैं। अगर किसी का ये राइट है तो फिर किसी और की भी ये ड्यूटी है, बिकॉज राइट्स क्रिएट्स ड्यूटी। भाई मेरा स्पीच का राइट है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप मुझे बोलने दो फिर? तो इस फ्रेमवर्क में ड्यूटीज को सिर्फ मॉरल गाइडलाइंस नहीं बनाना है, बल्कि द अदर साइड्स ऑफ द राइट माना गया। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज है उनको किस तरीके से यूज किया है। भाई क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है तो सीधा तो आप इन्फोर्स करवा ही नहीं सकते, लेकिन कोर्ट्स ने तो इन्हें अपने इंटरप्रिटेशन में यूज कर ही सकती है, और वो उन्होंने बड़ा क्रिएटिव तरीके से यूज किया है। देखो, एक केस हुआ था एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, 2001 का ये केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इसमें ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज दो नॉट एनफोर्सिएबल बाय रिट ऑफ कोर्ट आर नॉट सुपरफ्लुअस and shall be kept in mind while interpreting the constitutional and the statutory provisions। मतलब ये एक बड़ा फाउंडेशनल स्टेटमेंट था। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके इंटरप्रिटेशन का टूल है, भले ही चाहे वो आपके एनफोर्सिएबल नहीं है, आप उसको रिट लगा के कोर्ट में नहीं आ सकते हो, बट इट डजेंट मीन कि भाई वो सुपरफ्लुअस है। जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हो तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट केस था जिसमें आपके कुछ बच्चे थे स्कूल के जो नेशनल एंथम के दौरान जब खड़े होते थे, बट वो उस नेशनल एंथम को गाते नहीं थे, तो स्कूल ने उन बच्चों को एक्सपेल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, एंड द केस वाज बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ये एक्सपल्शन है, जो आपने बच्चों को एक्सपेल किया है, ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का और आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि गवर्नमेंट आर्ग्यू करता है। फिर इसमें गवर्नमेंट ये कहता है कि नेशनल एंथम का सम्मान आपके 51 ए सब क्लॉज ए की ड्यूटी है, तो स्कूल का एक्शन जस्टिफाइड है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस व्यू को रिजेक्ट किया और ये कहा कि खड़े रहना अपने आप में ड्यू रिस्पेक्ट है, फोर्सेबली उसको ये बोलना कि तू गा, ये 51 ए सब क्लॉज ए रिक्वायर नहीं करता है। भाई आप जब उसके सम्मान में खड़े हो गए तो ये अपने आप में भी एक ड्यू रिस्पेक्ट है। तो ये क्या करता है, ये केस आपका एक एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन देता है किस चीज के बारे में, आपके ड्यूटीज और राइट्स के बीच का जो बैलेंस है उसके बारे में। भाई कोई व्यक्ति, सम्मानजनक व्यक्ति साहब आपके पोडियम में, आपके जो है सभागार में एंटर करता है, ऑडिटोरियम में एंटर करता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, अब वो स्कूल वाले हमें कहते हैं कि ताली भी बजाओ साथ में। क्यों बजाऊं? मैं नहीं बजा रहा, मैं तो, मेरा शौक नहीं है ताली बजाने का।
भाई मैं उसके सम्मान में खड़ा हो गया ना, मैंने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे दी ना अपनी तरफ से, तो और अब तुम मेरे से क्या ले रहे हो? ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एमसी मेहता केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को सब क्लॉज जी में जो आपके आता है, उसको कंसिस्टेंटली आपके आर्टिकल 21 के साथ ही रीड किया है। और उसमें वो ये कहती है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ स्टेट की नहीं है ड्यूटी, सिटीजन की भी बराबर ड्यूटी है। तो ये फिर उससे क्या हो गया, एक डबल बैरल्ड प्रोविजन बन गया। कौन सा प्रोविजन बन गया? डबल बैरल्ड। स्मोकिंग को जो आपने पब्लिक प्लेसेस में बैन किया है, मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, और इसके अंदर वही सेम आपके जो है जी को उन्होंने कोट किया, साइट किया कि इट इज योर ड्यूटी टू हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पैसिव स्मोकर्स के भी हेल्थ राइट प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पब्लिक स्मोकिंग बैन की जाएगी तो वो जस्टिफाइड होगा। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोक करता है पब्लिक प्लेस में और मैं वहां खड़ा हूं, अब मुझे उस चीज से एलर्जी है, भाई वो कह सकता है कि मेरा राइट है, मैं कुछ भी करूं यार, तू मुझे कौन होता है रोकने वाला? भाई ये नुकसान करेगा तो मुझे, लेकिन भाई वो पैसिव स्मोकिंग मुझे तो नुकसान करेगी ना, इसीलिए उसको आपने बैन कर दिया पब्लिक प्लेसेस में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जिसमें एक जर्नलिस्ट था जो फॉल्स न्यूज को स्प्रेड करता था, और उस वजह से क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली जो कम्युनल टेंशन है वो बढ़ती जा रही थी। तो 51A का सब क्लॉज ही क्या कहता है कि इट वाज योर ड्यूटी टू प्रमोट द हार्मनी। अब ये कम्युनल टेंशन बढ़ा के कौन सी हार्मनी तुम क्रिएट कर रहे हो, वायलेट ही कर रहे हो इसको। तो ये क्या करता है, ये प्रेस फ्रीडम और जो ड्यूटी है इन दोनों के बीच की टेंशन को दिखाता है। भाई आपका मान लिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फॉल्स जो है ये हेट स्पीचेस देते रहोगे, फॉल्स न्यूज को स्प्रेड करते रहोगे। अगर इस लॉजिक से आप चलोगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई हिंदी न्यूज चैनल आपका दिखेगा आपको। भाई मेरे हिसाब से तो कोई सिंगल आदमी ऐसा है नहीं जो आपको दिख जाएगा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बात कर लेते हैं, एक बैलेंस्ड व्यू जो हमें चाहिए होता है। भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपकी, क्या वो मीनिंगफुल है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो पहला तो क्रिटिसिज्म जो आपका ये आता है, वो ये आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी नॉन जस्टिसेबल है, इनको कोई इन्फोर्स ही नहीं कर सकता। तो ये क्या सिर्फ पेपर पर है? पार्शियली वैलिड है। लेकिन एज वी सॉ कि जो कोर्ट्स है इन्होंने आपके इंटरप्रिटेशन में इनको भर भर के यूज किया, तो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है इसका। दूसरा ये कहता है कि साहब क्रिटिसिज्म की आपके इमरजेंसी जो है उस दरमियान इनको ऐड किया गया है, तो ये डेमोक्रेटिकली अपने आप में क्वेश्चनेबल है, पार्शली फिर वैलिड हो जाता है। लेकिन 42 अमेंडमेंट के बाद कई और अमेंडमेंट भी तो हुए हैं, और उन्होंने इमरजेंसी एरा के कई प्रोविजंस को रिफॉर्म किया है। भाई तो ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट था वो खुद ने ही तो अपने आप में उसने डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी गेन करी है, वरना 44 में हटा देते अगर उनको लगता कि यार ये कर्म का नहीं है तो। समझ रहे हो बात को? ये 42 सेकंड तक आपका जो है आर्ग्यूमेंट वैलिड है, बट उसके बाद में फिर ये खत्म हो जाता है, क्योंकि 44 में तो आपकी दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो चाहती तो फिर हटा देती अगर उसको अनजस्ट लगता तो। ये उसने और चीजें भी तो हटाई है। तीसरा क्रिटिसिज्म है जो आपके ग्रेविनल ऑस्टिन ने रेज किया था, डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली कहा था। उसने कहा था कि इंडिया में जो राइट्स का एनफोर्समेंट है वो ऑलरेडी अपने आप में इतना वीक है कि ड्यूटीज को इन आपके जो है इम्पोज करना ये अपने आप में बड़ा प्री मेच्योर डिसीजन है। भाई पहले तुम राइट्स तो इंश्योर कर लो, ड्यूटीज की बात तो बाद में करना। और ये एक बड़ा प्रैक्टिकल गवर्नेंस क्रिटिक है। भाई वो ये कह रहा है तुम राइट्स नहीं दे पा रहे हो तुम्हारे सिटीजन को ढंग से, तो ड्यूटीज कहाँ से ले लोगे उनसे? तुम पहले दे दो उनको कुछ, उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करो ना। लेकिन कुछ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी हैं आपके।
और उसमें आपके जो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है वो आपका जो है वो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव शो करता है, जिसमें आपका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जो मोस्ट जो डेमोक्रेसीज है उनमें सम फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे जो जर्मनी के बेसिक लॉज हैं उसमें आपके प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी ड्यूटीज भी दी गई है। चाइना और क्यूबा में तो बड़ा एक्सटेंसिवली आपने ड्यूटीज पे बात करी है। देखो, यहां हो सकता है कि आप अथॉरिटेरियन कॉन्टेक्स्ट को ले आओ, बट इंडिया का जो मॉडल है वो भी तो अपने आप में एक मिडिल ग्राउंड पे स्टैब्लिश्ड है। भाई आप एस्पिरेशनल ड्यूटीज की बात करते हो, एनफोर्स्ड की बात थोड़ी करते हो। भाई जो आपकी सारी ड्यूटीज है वो कैसी है, वो एस्पिरेशनल ड्यूटीज है, कोई इन्फोर्सिबल ड्यूटीज थोड़ी है। भाई आपने क्या कहा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, ह्यूमनिज्म इसको सिखा दो, इसको जो है लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशनेट कर दो, इसको जो है आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिखा दो, इसको आप नेशनल फ्लैग को जो है क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करना सिखा दो, इसको जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स है उनकी जो वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करना सिखा दो, कंपोजिट कल्चर की बात करना सिखा दो। तो कितनी अच्छी अच्छी वैल्यू एजुकेशन वाली बात करता है। और उसके बाद एक अंबेडकर साहब का जो विजन था आपका, वो क्या था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी भी उतनी ही जरूरी है। तो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो उस पर्टिकुलर जो आपकी जो ये है सोशल डेमोक्रेसी, उस सोशल डेमोक्रेसी की जो कल्चरल फाउंडेशन है उसको ये शो करती है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको एक डेमोक्रेटिक कल्चर बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको लॉज से ज़्यादा सिविक वैल्यूज़ को जो है देखना पड़ेगा। मतलब लॉज से ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है, आपका सिविक वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। और आर्टिकल 51A उन सिविक वैल्यूज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकुलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली राजस्थान में हम लोगों के बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बार काउंसिल में कौन वोट देगा, जो वकील है, जो लॉयर है, वकील है ना, उसने लॉ करी है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री ये करके आया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये मानते हो आप लोग। और बाय एजुकेशन हम ये क्या मानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एंडाउमेंट आई होगी। एक भाई समझदार व्यक्ति आप उसको ट्रीट करोगे, नॉलेजेबल पर्सन है, इसको चीजों के बारे में ज्ञान है। अब साहब इस बार काउंसिल के इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि जो वकील थे जो चुनाव में खड़े हुए थे उन लोगों ने फर्जी बैलेट वोटिंग कर दी। ये मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जब छोटे से स्तर पे जो ये बेवकूफ जैसी बातें करते हैं ना कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर ले आओ, ये स्थिति हो जाएगी अगर बैलेट पेपर ले आओगे तो। और ये मैं पढ़े लिखे लोगों की जमात की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे। मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपनी जिंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देख के आए, जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन को समझा ही नहीं है। फर्जी वोटिंग उन्होंने कर ली, लड़ाई झगड़े उन्होंने कर लिए। बैलेट पेपर सिर्फ चुराए नहीं है, मतलब फर्जी वोट डाल के आ गए, खुद लोगों को जा जा करके एक एक आदमी 10-10 जो है बैलेट पेपर पे वोट डाल के आ गया। उसके अलावा वो लेके भाग गए बैलेट पेपर के, यार दूसरे को मिले नहीं बैलेट पेपर। एक आपका इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा, दोबारा से आपको वोटिंग करानी पड़ी। तो मैं वहां पर उन लोगों को उस समय बोल के आया था कि यार मेरे गांव में हम वोट देने जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो जिंदगी में कभी अपनी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन वो बड़ा शालीनता के साथ उस लाइन में लगे रहते। भले ही चाहे उनको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, वो चुपचाप अपने वोट दे करके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बैलेट पे वोट नहीं करते हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो ईवीएम पे वोट करते हैं जाकर। मतलब उनके लिए वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि वो मशीन यूज कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि यार एक्चुअली में पढ़े लिखे लोग वो है कि हम हैं, जो हम एक वर्ड यूज करते हैं कि अनपढ़ गंवार। तो वो अनपढ़ गंवार का परिचय उन शालीनता से लगे हुए उन लोगों ने दिया गांव के जो वोट डालने गए थे, या मेरे जैसे उन प्रोफेशनल लोगों ने दिया जो इलेक्शन एक बैलेट पेपर पे 10-15 हजार लोग मिलके वोट नहीं डाल पाए। तो मैं एक्चुअली में उनसे सवाल पूछ गया कि मुझे बताओ आप इसमें अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति कौन है, मैं हूं कि वो है।
मुझे लगा कि मैं हूं सर, वो नहीं है, वो है एक्चुअली पढ़ा लिखा आदमी, मैं हूं अनपढ़। रीजन बीइंग कि मैंने लॉ की किताब तो पढ़ ली, लेकिन मैं सिविक वैल्यू को पढ़ना भूल गया। ये है सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ये हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब अगले सेशन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे। बट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्विक रिकैप हम ले लेते हैं इसका। ओरिजिनली दे वर एब्सेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डेलिबरेटली रखा गया था, उनको पता था, उसके बाद उन्होंने इसको नहीं लिया। 42 से आपने इसको ऐड किया। पार्ट 4A 51A आप लेकर के आए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। ओरिजिनली आपने 10 ड्यूटीज की बात करी थी, फिर आपने 11वीं ड्यूटी ऐड करी है 86 अमेंडमेंट एक्ट के साथ, जिसमें आपने क्या बोला कि इट वाज पेरेंट्स ड्यूटी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन अंडर 51A सब क्लॉज के नॉन जस्टिसिएबल हैं, बट कोर्ट्स आप इनको यूज कर सकती है इंटरप्रिटेशन के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे हमने की जुडिशियल केसेस भी देखे थे, जैसे एम स्टूडेंट यूनियन का केस था, बिजॉय इमानुअल वाला केस था, MC मेहता के केस है, मुरली देवरा वाला केस था, वर्मा कमेटी की फिर हमने बात करी जो 1919 में आपके वाजपेयी सरकार ने इसको लॉन्च किया था, मतलब इस कमेटी को बनाया था, जिसको आपको ये बताना था कि आपके जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे करवाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि एग्जिस्टिंग लॉज वो रिफ्लेक्ट करते हैं ड्यूटीज को, तो आप इसके अंदर जो है करिकुलम इंटीग्रेशन करो, ड्यूटीज आर एज कोरिलेटिव एज राइट्स। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप न्यू राइट्स, जो ऑलरेडी लॉज है उनको आप स्ट्रेंथन कर दो। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये रिकमेंड करती है कि ड्यूटीज लेकर के आ जाओ, वर्मा कमेटी बताती है कि उन ड्यूटीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। क्रिटिकल एनालिसिस फिर हमने उसका देखा, जिसमें हमने कहा कि नॉन जस्टिसेबल है, इमरजेंसी की लेगेसी है, बट इट विल सर्व एज एन कल्चरल डेमोक्रेटिक पर्पस। व्हाट इट सर्व? इट सर्व्स योर कल्चरल democratic purpose. And for this, after this we have come to an end to our lecture 2 fundamental duties. अगले सेशन में हम मिलते हैं किस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे। एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है।